सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपना जो लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो से अपन आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था। उस 2 स्टार्ट चैप्टर के अंदर अपन ने परागकणों का निर्माण अर्थात परागकणों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन ने यहाँ चर्चा की थी। अपने टेट्राड बनाया था, है ना, परागकण चतुष्क के रूप में बनते हैं। उस जो टॉपिक है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी तो आज का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा डिवीजन के बारे में बात करता हूँ। अर्थात कोशिका जो होती है वो कोशिका विभाजन कैसे करती है। तो देखो, कोशिका है वो विभाजन आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा। कोशिका विभाजन क्यों करती है? कोशिका विभाजन इसलिए करती है क्योंकि उसका कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स होता है, KI बोलते हैं उसको, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब कोशिका का डिस्टर्ब होता है और कोशिका के ऊपर केंद्र का नियंत्रण पुनः स्थापित करने के लिए कोशिका है वह क्या करती है? विभाजन कर जाती है। तो कोशिका के अंदर देखो, विभाजन की अगर बात की जाए तो कोशिकाओं के अंदर विभाजन है उसके अंदर मेनली 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो विभाजन की अगर बात की जाए तो विभाजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब इन 2 प्रकार के अंदर जो पहला जो विभाजन होता है सेल डिवीजन, उस सेल डिवीजन के अंदर कोशिका है वह 3 प्रकार से विभाजित हो सकती है। तो उसके अंदर पहले के अंदर आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर, है ना। तो पहला जो विभाजन होता है उसको नाम दिया जाता है माइटोसिस, अर्थात करने का मतलब समसूत्री विभाजन। ये जो समसूत्री विभाजन होता है यह प्राय, मैंने यहाँ नाम लिया है प्राय, यह प्राय कायिक कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। फिर उसके बाद जो विभाजन आता है उसको नाम दिया जाता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होता है वह प्राय जनन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। उसके बाद एमाइटोसिस आता है, असूत्री विभाजन। ये वाला समसूत्री, अर्धसूत्री और एमाइटोसिस, 3 प्रकार के विभाजन आते हैं। अगर बात की जाए दूसरे विभाजन की, तो उस दूसरे विभाजन के अंदर कोशिका है वह 2 प्रकार से विभाजित हो सकती है। उसको अपन नाम देते हैं, पहला एंटीक्लाइनल डिवीजन और दूसरा पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो अपने क्या है, जब अपन किसी चीज के परिवर्तन की बात करते हैं कि इसका परिवर्तन कैसे होगा, तो अपन ने यहाँ बात की थी परागकणों का परिवर्तन कैसे हुआ, परागकणों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, परागकण कैसे बने। जब शुरुआत की अवस्था थी तब सभी कोशिकाएं कैसी थी? समजात थी, समान प्रकार की थी। फिर उसके अंदर कोई कोशिका बड़ी होगी, उसके अंदर फिर विभाजन होगा, वहां अपने पास ये विभाजन काम आता है। कौन सा? एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। आज अपन यहाँ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखना, पहला एंटीक्लाइनल डिवीजन, दूसरा पेरिक्लाइनल डिवीजन। हिंदी में अगर बात करूं, अपनत विभाजन और परिणत विभाजन। तो देखना, यदि पहले इसकी बात कर रहे हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन की, है ना। एंटीक्लाइनल डिवीजन के अंदर जो कोशिका ऐसे बनी हुई है ना, ये तल है। तो ये जो तल मैंने यहाँ शो किया, ये सीधा ये वाला तल, ये तल हो गया, इसको मैंने नाम दिया यहाँ तल। ये कोशिका का तल है, अर्थात कोशिका इस प्रकार से व्यवस्थित है। यदि कोशिका के अंदर अपनत विभाजन होगा तो कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होगा वो इस प्रकार होगा, ऐसे। अर्थात कहने का मतलब कोशिका के अंदर अपनत विभाजन के अंदर जो कोशिका होगी वो है अपने तल के बिल्कुल समकोण के ऊपर क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं बनी हुई है। अब मैं यहाँ एक कोशिका लेकर आपको समझा देता हूँ। ये जैसे मान लो कोशिका, अब इस कोशिका के अंदर ये इसका हो गया सीधा तल, इस तल में ये व्यवस्थित है। अगर इस तल के समकोण पर यदि विभाजन हुआ, अर्थात करने का मतलब विभाजन कैसे कराऊंगा? ऐसे, ये हो गया विभाजन। तो इस विभाजन को क्या नाम दे दिया मैंने? अपनत विभाजन। अर्थात अपनत विभाजन के अंदर तल के बिल्कुल समकोण के ऊपर ये विभाजन होता है। इस विभाजन को नाम दिया जाता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। दूसरा डिवीजन देखना, पेरिक्लाइनल जो डिवीजन होता है, परिणत विभाजन जो होता है, उसके अंदर जो कोशिकाओं का तल होता है उसके समानांतर कोशिका विभाजन करती है। जैसे ये वाला कोशिका का तल, यहाँ लिख रहा हूं भाई तल, इस तल में कोशिकाएं व्यवस्थित है। यदि इन कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होगा तो परिणत विभाजन ऐसे होगा,
ये, ठीक है। तो एक एंटीक्लाइनल डिवीजन, दूसरा पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर एक कोशिका की यहाँ बात की जाए तो ये मैंने एक कोशिका बनाई। इस कोशिका के अंदर यदि मेरे को परिणत विभाजन करना है तो परिणत विभाजन करने के लिए यह जो कोशिका है इसका तल तो हो गया ये, और उस तल के समानांतर ऐसे, तो देखना तल और विभाजन, तो इसको मैं ऐसे करूँगा। ऐसे अगर विभाजन कर जाएगी तो इस विभाजन को नाम दिया जाएगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और मेन अपना जो टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो रहा है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद किसको कहा जाता है? अपने को पता है कि अपने परागकण बना लिए, परागकण का नाम जो था उसको परागकण को अपने नाम दिया था क्या? लघु बीजाणु, है ना, या नर युग्मक, नर युग्मक या लघु बीजाणु। यहाँ अपने पास टॉपिक का नाम है नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। तो देखना, अंकुरित परागकण अर्थात जब वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाएगा, परागकण है वो क्या होगा भाई? परागकण का अंकुरण होगा, अर्थात परागकण जब बन जाएंगे तो परागकण क्या है? विभिन्न प्रकार की जो एजेंट है, जो कारक है, उनके माध्यम से क्या जाएंगे? किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर वहां गिर जाएंगे। जब वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो वहां वो अंकुरित होंगे। तो देखना ध्यान से, अंकुरित परागकण, परागकण का दूसरा क्या नाम है? लघु बीजाणु। तो अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, अर्थात नर युग्मकोद्भिद किसको बोल रहा हूं मैं? अंकुरित परागकण को, है ना। ओनली परागकण है उसको तो क्या बोला जाएगा? अगर केवल परागकण है, यहां देखना ध्यान से, यदि परागकण है तो उसको मैंने नाम दिया नर युग्मक, ये यहां देखना। और यही परागकण यदि अंकुरित हो गया तो इसको मैंने नाम दे दिया नर युग्मकोद्भिद। ये लो, बस। यदि देखो परागकण अगर अकेला है, अकेले का मतलब परागकण केवल परागकण है, तो उसको नाम देते हैं नर युग्मक, उसको नाम देते हैं लघु बीजाणु। और यदि अंकुरित हो गया तो उसको नाम दे दूंगा नर युग्मकोद्भिद। तो देखना ध्यान से परिभाषा को, अंकुरित परागकण लघु बीजाणु को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, अब देखना नर युग्मकोद्भिद बनेगा किससे? बनेगा किससे भाई? परागकण से। तो देखना, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन परागकण से होता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट डाल के बताया है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होता है, अर्थात नर युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? परागकण से। तो देखना, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु होता है, और लघु बीजाणु का दूसरा क्या नाम है? परागकण। अरे परागकण है इसका नाम, ये परागकण होता है। आगे देखना, आगे देखना भाई। अब यहाँ अपन ये जो नर युग्मकोद्भिद है, यह इसका परिवर्तन कैसे होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपना टॉपिक है उसका नाम है परागकण की संरचना। तो देखना भाई, परागकण है वो टेट्राड के रूप में बने, आप सबको पता है ना। टेट्राड के रूप में बनने के बाद उसके अंदर जो अपने व्यवस्थाएं भी देखी थी, है ना, चतुष्कीय व्यवस्था, टी प्रकार की, है ना, संपार्श्विक, ये सब व्यवस्थाएं भी देखी। परागकण चतुष्क के रूप में बन गए, है ना। अब परागकण जो बन जाएंगे तो अकेले केवल एक परागकण की संरचना का अपने को यहाँ अध्ययन करना है। तो परागकण क्या है वो कैसा होता है? परागकण एक कोशिक। देखना यहाँ कितनी कोशिकाएं हैं? एक। कितने केंद्रक हैं? एक। कैसा है? अगुणित। कैसा है भाई? अगुणित। तो देखना, परागकण एक कोशिक, एक केंद्र की, अगुणित, और प्राय यहां गोलाकार संरचना होती है। डायग्राम में भी मैंने किसा बनाया? गोलाकार संरचना बनाई। अब देखना, यहां परागकण की यदि संरचना की बात की जाए तो परागकण के अंदर ये वाला केंद्रक मैंने यहां शो किया, इसको केंद्रक, ठीक है। इस केंद्रक के चारों ओर सघन जीवद्रव्य होता है। कैसा जीवद्रव्य? तो यहां मैंने डाला सघन जीवद्रव्य। अब देखना, जो परागकण जो होता है उसके अंदर जो केंद्रक को चारों तरफ से घिरी हुई जीवद्रव्य, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण परागकणों के अंदर दो प्रकार की भित्तियों का निर्माण हो जाता है। जो सबसे बाहर की भित्ति होगी उसको मैंने नाम दिया ये वाली। परागकण है उसके सबसे बाहर की भित्ति ये वाली, उसको मैंने नाम दे दिया बाह्य चोल। बाह्य चोल को इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइन। ये एक्साइन हो गया। ये जो परागकण है उनके अंदर जो सबसे बाहर की जो भित्ति होती है उसको अपने नाम दिया बाह्य चोल।
और जो अंदर की तरफ जो भित्ति होती है उस अंदर की तरफ वाली भित्ति को मैंने नाम दिया अंतःचोल, अर्थात उसको अपन नाम देते हैं इंटाइन। तो परागकण जो होते हैं उन परागकणों के अंदर दो प्रकार की भित्ति पाई जाती है। उन बाह्य जो भित्ति होती है उसको अपन नाम देते हैं बाह्य चोल एक्साइन, और जो अंदर की ओर जो भित्ति होती है उसको नाम दिया जाता है इंटाइन। अब देखना, जो परागकण होते हैं उनके अंदर जो बाह्य चोल होता है, जो एक्साइन होता है, वह मोटा, खुरदरा और अलंकरणों से युक्त होता है। अलंकरण का मतलब होता है जो परागकण का जो बाह्य चोल होता है उस बाह्य चोल के ऊपर विभिन्न प्रकार के आकार के अलंकरण युक्त होता है, ऐसे अलंकरण पाए जाते हैं, जो कि उसको क्या बनाते हैं, मोटा और खुरदरा बनाते हैं। आगे अगर बाह्य चोल की बात की जाए तो बाह्य जो चोल होता है, परागकणों का बाह्य चोल मोटा, खुरदरा और अलंकरणों से युक्त होता है। ये जो बाह्य चोल होता है ये किस चीज का बना हुआ होता है, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ। ये क्वेश्चन खूब बार आता है कि बाह्य जो चोल होता है वह किसका बना होता है, तो बाह्य चोल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये बाह्य चोल किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन क्या है, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है यह एक प्रकार का कठोर रासायनिक पदार्थ होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, अर्थात परागकण है वो क्या करेंगे, लंबे समय के लिए कहीं भी अपनी जमीन के अंदर या भूमि पर लंबे समय के लिए पड़े गिरे हुए रहेंगे, है ना, लेकिन उनका क्या नहीं होगा, उनका अपघटन नहीं होगा, अर्थात वो नष्ट नहीं होंगे। क्यों नष्ट नहीं होंगे, इसलिए नष्ट नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, वो किसका बना हुआ रहता है, रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि परागकणों का जैविक अपघटन क्यों नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, परागकण का जो बाह्य चोल होता है वह एक कठोर पदार्थ, कठोर रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिसके कारण परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। आगे देखना, ये जो बाह्य चोल होता है इस बाह्य चोल के ऊपर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है। जो परागकण जो होंगे उन परागकणों का जो बाह्य चोल होगा उस बाह्य चोल के अंदर छोटे छोटे जनन छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र। यह प्राय जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं उनके अंदर जनन छिद्रों की संख्या 1 से 3 पाई जाती है। अब ये बात जो हुई अपनी वो किसके बारे में हुई, बाह्य चोल के बारे में, है ना। अब परागकणों के अंदर एक दूसरी भित्ति अंदर की तरफ पाई जाती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया, इंटाइन, अंतःचोल। तो ये जो परागकण होते हैं इनके अंतःचोल के बारे के अंदर, अंतःचोल होता है वो पतला होता है, कोमल होता है, झिल्लीनुमा होता है ना। तो परागकणों की जो अंदर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है, उस अंदर की ओर भित्ति पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, इंटाइन, अंतःचोल। और जो अंतःचोल होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, कोमल होता है और झिल्लीनुमा पाया जाता है। यहाँ पर यहाँ ऐसे झिल्ली की तरह पाई जाती है, इसको अपने नाम दे दिया इंटाइन। ये जो इंटाइन जो होता है अंतःचोल, ये बना हुआ रहता है पेक्टिन और सेलुलोज का। ठीक है भाई, पेक्टिन और सेलुलोज का। तो दो चीजें ध्यान रखना, है ना। बाह्य चोल किसका बना हुआ, स्पोरोपोलेनिन का। अंतःचोल किसका बना हुआ, पेक्टिन और सेलुलोज का। ठीक है, वो वाला कठोर, ये वाला कोमल। ओके, नेक्स्ट देखना, आगे देखना भाई। देखो, जो ऐसे पुष्प जिनके अंदर परागण की जो प्रक्रिया है, परागण की जो क्रिया है, आगे तीसरा चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ऐसे पुष्प जिनके अंदर परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, तो उन पुष्पों के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है। उस विशेष संरचना का नाम होता है पोलन किट। तो देखना आगे, यहां कीट परागित पुष्प, अर्थात वे पुष्प जिनके अंदर परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है। कीट परागित पुष्पों के परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। उस तेलीय परत को क्या नाम दिया जाता है, पोलन किट। अर्थात कहने का मतलब ये कीट परागित पुष्प के परागकण, कीट परागित पुष्प के परागकण। इन पुष्प की सतह पर यहाँ
एक तेलीय परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? तेलीय परत। सबके अंदर नहीं होता है। किन के अंदर होगा? कौन से पुष्पों में होगा? वे पुष्प जिनके अंदर परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी? कीटों के द्वारा। तो ये जो तेलीय परत पाई जाती है, इस तेलीय परत को मैं क्या नाम दे रहा हूं? पोलन किट। आगे देखना, पराग कणों का विशेष रंग, चिपचिपापन एवं विशिष्ट गंध इसी के परत के कारण होती है। तो देखो, जो परागकण होते हैं कीट परागित पुष्पों के, उन पराग कणों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है ना। वो गंध किसके कारण आएगी? इस तेलीय परत या इस पोलन किट के कारण आती है। आगे देखना, आगे देखना भाई। अब ये जो पोलन किट है, इस पोलन किट का क्या कार्य है? पोलन किट क्या काम करती है? जो परागकण होते हैं उसके बाहर की ओर जो तेलीय परत पाई जाती है, उस तेलीय परत का क्या काम है? तो पोलन किट के कार्य। तो पोलन किट के जो कार्य हैं उनके अंदर अभी तक इसका कार्य ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक हैं वो इसके कार्य बताते हैं। वो कार्य क्या है? तो देखो, कौन से पुष्पों के अंदर पाई जाएगी? जो पुष्प कीट के द्वारा क्या होंगे? परागित। तो देखो, नो डाउट पहला जो इसका कार्य हो जाएगा वो क्या होगा? कीटों को आकर्षित करने में। कीटों को भी आकर्षित क्यों करेंगे? कीटों को आकर्षित इसलिए करेंगे ताकि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो, है ना। तो दूसरा देखना, पोलन किट है उसका किस प्रकार का स्वभाव होगा? तेलीय परत है ना। तेलीय परत है तो चिपचिपी होगी, तो चिपचिपा स्वभाव होगा। वो चिपचिपा स्वभाव क्यों होगा? ताकि यदि उसके ऊपर परागकणों के आसपास यदि कीट आ गया तो कीट को चिपकाने में मदद करेगी, है ना। तेलीय परत होगी, है ना, चिपचिपा स्वभाव होगा, तो क्या करेंगे? कीट उसके चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? परागण। आगे देखना, पराग जो कण है, उन पराग कणों की जो सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उन पराबैंगनी विकिरणों से पराग कणों की ये परत सुरक्षा करती है। तो पोलन किट के कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पोलन किट ये कार्य करती है। क्या कार्य करती है? कीटों को आकर्षित करती है। दूसरा, कीटों को चिपकाने में मदद करती है, किसके? परागकण के। दूसरी, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है सूर्य के प्रकाश से, उनसे परागकणों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। आगे देखना, अगला जो अपना टॉपिक है, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, है ना। तो एलर्जी उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? जब मनुष्य उनके संपर्क में आएगा तो क्या होगा? उसके ज्वर यानी बुखार हो जाता है ना। तो अपन कहते हैं कि व्यक्ति को फली चीज से या इस चीज से, किसी को रेत से एलर्जी होती है ना, सैंड एलर्जी, लेकिन किन्हीं को परागकणों के द्वारा भी एलर्जी हो सकती है मनुष्य को। तो पराग एलर्जी ये अपन पढ़ रहे हैं ना। तो पराग एलर्जी क्या है? तो पराग एलर्जी है, उसके बारे में अगर ये बात की जाए तो देखना, परागकण था, ये परागकण, ठीक है, ये परागकण कहीं जाकर परागण की प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो वर्तिकाग्र यहाँ ऐसे बना दूं, ये लो, ये यहाँ गिर गया, है ना। यहाँ गिरते ही क्या होगा? परागकण का अंकुरण होगा, अर्थात नर युग्मोद्भिद बनेगा। नर युग्मोद्भिद बनेगा तो उसके बाद उसके अंदर दो कोशिकाएं बनेगी, जनन कायिक, है ना। उसके बाद क्या होगा? ये जो परागकण है एक केंद्र की, ये आगे जाकर यहाँ पराग नली के अंदर ऐसे हो जाएगा दो केंद्र की, है ना। आगे अपन विस्तार से इसके बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो उसमें बात करेंगे। पराग एलर्जी क्या है? तो पराग एलर्जी के अंदर बात की जाए तो देखना, आपको मैंने बताया था कि जब पराग कणों का अपने परिवर्तन पड़ा था, लघु बीजाणुओं का परिवर्तन, तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से एक कोशिका थी, उस कोशिका के अंदर परिणत विभाजन हुआ, है ना। तो ऐसे विभाजन हुआ गया, है ना। इस विभाजन के अंदर फिर ये वाली जो कोशिका थी, नीचे वाली और ऊपर वाली, इस कोशिका के अंदर मैंने बताया था ये कोशिकाएं इनमें 3 स्तर पाए जाएंगे, है ना। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर मध्य परत, फिर टेपिटम, है ना। टेपिटम बताया था मैंने आपको, है ना। टेपिटम पोषण प्रदान करने का कार्य करती है परागकणों का। अब देखना तो क्या होता है, पराग एलर्जी क्या है? युग्मकोद्भिद एवं टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन का स्त्रावण होता है ना। जो टेपिटम जो कोशिकाएं होती है, वह टेपिटम कोशिकाएं क्या करती है? प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, स्त्रावण करती है। उनके द्वारा ये जो प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन क्या करता है? जो परागकण होगा, उस परागकण का जो बाह्य चोल होगा, परागकण का क्या होगा? बाह्य चोल। अरे परागकण यही तो है ना, ये वाला बाह्य चोल, ये वाला अंतःचोल। तो ये जो बाह्य चोल होगा, उस बाह्य चोल के जो रिक्त स्थान होंगे उनमें वो प्रोटीन भर जाएगा। तो देखना, युग्मकोद्भिद एवं टेपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन
बाह्य चोल की रिक्त गुहिकाओं में भर जाते हैं जो परागकण। फिर क्या होगा, जब परागकण नमी के संपर्क में आएगा, तो नमी के संपर्क में अर्थात वातावरण में नमी होती है, वातावरण के अंदर जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन है वो वातावरण में फैल जाएगा और मनुष्य के अंदर क्या करेगा, एलर्जी उत्पन्न करेगा, है ना। तो इसको अपन नाम देते हैं पराग एलर्जी। अब अपना यहाँ तक का टॉपिक है वो आज का, उसके बाद अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे की चर्चा करेंगे और ये चैप्टर अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।